रामचंद्र श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा। लेखक अमीश त्रिपाठी। अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 12। राधिका। सीता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। सीता के गुरुकुल के दिनों की दोस्त ने यूं अचानक उनसे मिलने आकर उन्हें हैरान कर दिया था। 16 साल की राधिका सीता से 1 वर्ष छोटी थी। नई शिष्टाचार प्रमुख समीची राधिका को राजकुमारी के निजी शिविर में लेकर आई थी। शिष्टाचार कर्तव्य समीची की नई जिम्मेदारी था, जो पुलिस का काम निबट जाने के बाद देर तक उन्हें व्यस्त रखता था। इसीलिए सीता ने समीची की मदद करने के लिए एक उप पुलिस प्रमुख भी नियुक्त किया था। वो अधिकारी पुरुष था, एक मजबूत लेकिन संयत दिमाग वाला अधिकारी। उसने भरोसा दिलाया था कि समीची के भेदभाव से वास्तविक नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार राधिका अकेले नहीं आई थी। वह अपने पिता वरुण रत्नाकर और अपने काका वायु केसरी के साथ आई थी। सीता अतीत में वरुण रत्नाकर से मिल चुकी थी, लेकिन राधिका के काका और रत्नाकर के चचेरे भाई वायु केसरी से पहली बार मिल रही थी। काका देखने में बिल्कुल अपने संबंधियों जैसे नहीं थे। मूल रूप से कद में छोटे, गठीले और गोरी रंगत वाले उनके मजबूत शरीर पर कुछ ज़्यादा ही बाल थे। शायद वह वानरों में से एक होंगे, सीता ने सोचा। सीता जानती थी कि राधिका की प्रजाति वाल्मीकि मातृवंशीय थी। उनकी महिलाएं समुदाय से बाहर विवाह नहीं करती थी। हालांकि पुरुष गैर वाल्मीकि महिला से विवाह कर सकते थे। यकीनन ऐसा करने पर उन्हें प्रजाति से बाहर कर दिया जाता था। शायद वायु केसरी ऐसे ही किसी निष्कासित वाल्मीकि और वानर महिला की संतान रहे होंगे। सीता ने झुककर दोनों पुरुषों के चरण स्पर्श किए। दोनों ने सीता को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। वरुण रत्नाकर सम्मानित बौद्धिक व्यक्ति और चिंतक थे, जिन्हें ज्ञानी व्यक्ति पूछते थे। सीता जानती थी कि उन्हें उनके पिता के साथ समय बिताकर अच्छा लगेगा। उनके पिता शायद सप्त सिंधु के सबसे बुद्धिमान राजा थे। प्रमुख गुरु अष्टावक्र के हिमालय जाने के बाद से जनक भी ऐसी दार्शनिक चर्चाओं का अभाव महसूस करते थे। उन्हें भी ऐसे बौद्धिक जनों की संगत में कुछ समय बिताना अच्छा लगेगा। आदमी जल्द ही राजा जनक के शिविर की ओर चले गए। समीची भी काम के लिए चली गई। उसकी व्यस्त दिनचर्या में ऐसे सामाजिक आदान प्रदान के लिए समय नहीं था। अब मिथिला की राजकुमारी के निजी अध्ययन शिविर में सीता और राधिका अकेली थी। और जिंदगी कैसी चल रही है राधिका? सीता ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ते हुए पूछा। मैं कोई रोमांचित जिंदगी नहीं जी रही सीता, राधिका मुस्कुराई। वो तो तुम जी रही हो। मैं? सीता मजाक में आंखें घुमाते हुए हंसी। नामुमकिन। मैं बस छोटे से साम्राज्य के नागरिक कार्य कर इकट्ठा करना और झुग्गियों का पुनर्विकास ही देखती हूँ। वो तो सिर्फ अभी के लिए, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है। सीता ने तुरंत खुद को संभाल लिया। ये सिर्फ सतही बात से कुछ गहरी होती जान पड़ रही थी। उन्होंने संभल कर अपनी बात रखी। हाँ, मुझे मिथिला के प्रधानमंत्री के रूप में अभी बहुत से कार्य करने हैं, लेकिन इन्हें संभालना उतना मुश्किल नहीं है। तुम तो जानती ही हो, हमारा साम्राज्य सच में छोटा और महत्वहीन है। लेकिन भारत एक बड़ा राष्ट्र है, सीता ने और संभल कर बोला। ये दूर दराज का क्षेत्र भारत के लिए क्या कर सकता है राधिका? मिथिला सबसे उपेक्षित एक शक्तिहीन साम्राज्य है। हो सकता है वो हो, राधिका मुस्कुराई, लेकिन कोई भी समझदार भारतीय अगस्त्य कूटम की उपेक्षा नहीं कर सकता। एक पल को सीता की सांस अटक गई। उन्होंने बाहर से खुद को शांत बनाए रखा, लेकिन उनका दिल नगर के नगाड़े की तरह बज रहा था। राधिका को कैसे पता? और कौन जानता है? मैंने तो किसी को नहीं बताया था, सिवाय माँ के। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ सीता, राधिका फुसफुसाई। मुझ पर भरोसा करो, तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भारत से और ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम भारत के लिए महत्वपूर्ण हो। जय परशुराम। जय परशुराम, सीता फुसफुसाई, बोलने से पहले एक पल झिझकते हुए। क्या तुम्हारे पिता और तुम? राधिका हंसी। मैं कोई नहीं हूँ सीता, लेकिन मेरे पिता, कहना होगा कि वो महत्वपूर्ण है और वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैं बस जरिया हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड ने मुझे तुम्हारी दोस्त बनाकर इसमें जोड़ दिया है। क्या तुम्हारे पिता मलयपुत्र है? नहीं, वो नहीं है। वायुपुत्र? वायुपुत्र भारत में नहीं रहते। तुम तो जानती हो कि महादेव की प्रजाति भारत की इस पवित्र धरती पर जब चाहे घूमने तो आ सकती है, लेकिन यहाँ रह नहीं सकती। तो मेरे पिता वायुपुत्र कैसे हो सकते हैं? तो वो कौन है? सब समय आने पर पता चल जाएगा, राधिका मुस्कुराई। अभी मुझे तुमसे कुछ चीज़ें पूछने का काम सौंपा गया है। वशिष्ठ अपनी पीठ एक पेड़ से टिकाए शांति से जमीन पर बैठे हुए थे। वह सुबह सवेरे के एकांत में डूबे हुए दूर से अपने आश्रम को देख रहे थे। वह दूर बहती सौम्य धारा को देख रहे थे।
पानी की सतह पर पत्तियां बह रही थी। अजीब था कि उनके बीच का अंतराल सम था, मानो कोई शांत सवारी निकल रही हो। वृक्ष, पानी, पत्तियां, पूरी प्रकृति में ही मानो उनकी गहरी संतुष्टि झलक रही थी। उनके शिष्य, अयोध्या के 4 राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनकी योजना के मुताबिक ढलकर अच्छी तरह बड़े हो रहे थे। लंका के राक्षस राजा रावण के हाथों दशरथ की अनर्थकारी हार को 12 साल बीत चुके थे। उस एक हार ने सप्त सिंधु का भविष्य बदल कर रख दिया था। अब वशिष्ठ को भरोसा हो चला था कि विष्णु के उदय का समय आ गया था। वशिष्ठ ने एक बार फिर अपने सादगी भरे गुरुकुल को देखा। यही वो जगह थी जहां उनके महर्षि शुक्राचार्य ने अधिकारहीन भारतीय राजवंशों के समूह को प्रशिक्षित कर उन्हें नायक बनाकर ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी थी जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। असुर सवित्र, असुर सूर्य। इसी पवित्र धरा से एक और महान साम्राज्य का उदय होगा। एक नए विष्णु का उदय यहीं से होगा। वशिष्ठ ने अब तक तय नहीं किया था, वो ये निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि राम या भरत में से किसे वो अगला विष्णु बनाने के लिए तैयार करे। एक चीज़ तो निश्चित थी, वायुपुत्र उनका साथ देने वाले थे, लेकिन प्रभु रुद्र की प्रजाति की एक सीमा थी। वायुपुत्रों और मलय पुत्रों की जिम्मेदारियां बटी हुई थी। आखिरकार विष्णु को औपचारिक मान्यता देने का हक मलय पुत्रों का था और मलय पुत्र प्रमुख उनके भूतपूर्व मित्र। ठीक है, मैं संभाल लूँगा गुरुजी। वशिष्ठ ने मुड़कर देखा। राम और भरत शांति से उनके पास खड़े थे। हाँ, वशिष्ठ ने पूछा, आपने क्या पता लगाया? वो वहाँ नहीं है गुरुजी, राम ने कहा। वो सिर्फ मुखिया वरुण ही नहीं, उनके कई सलाहकार भी गांव से गायब है। वरुण उस प्रजाति के मुखिया थे जो इस आश्रम की देखरेख संभालती थी। यह आश्रम सोन नदी के किनारे पश्चिम की ओर बसा हुआ था। उनकी प्रजाति वाल्मीकि समय समय पर यह आश्रम गुरुओं को किराए पर देती रही थी। वशिष्ठ ने यह आश्रम अयोध्या के राजकुमारों को प्रशिक्षित करने के लिए किराए पर लिया था। वशिष्ठ ने वाल्मीकियों से अपने शिष्यों की वास्तविक पहचान छिपाई थी, लेकिन बाद में उन्हें संदेह होने लगा था कि शायद प्रजाति वाले उनके शिष्यों की वास्तविक पहचान जान गए थे। उन्हें यह भी लगने लगा था कि वाल्मीकि भी अपने कुछ राज छिपाए हुए थे। उन्होंने राम और भरत को ये पता करने भेजा था कि मुखिया वरुण गांव में थे या नहीं। अब उनसे बात करने का समय आ गया था। तब वशिष्ठ को निर्णय लेना था कि गुरुकुल को यहाँ से हटाना होगा या नहीं। लेकिन वरुण जा चुके थे बिना वशिष्ठ को बताए, जो असामान्य बात थी। वो कहाँ गए होंगे? वशिष्ठ ने पूछा। शायद मिथिला। वशिष्ठ ने हाँ में सिर हिलाया। वह जानते थे कि वरुण ज्ञान के प्रेमी और खोजी थे, खासकर आध्यात्मिकता के। मिथिला ऐसे लोगों के लिए स्वाभाविक स्थान थी। ठीक है बच्चों, वशिष्ठ ने कहा, अपनी पढ़ाई में लग जाओ। हमने सुना था कि विष्णु की रक्त शपथ ली जा चुकी है, राधिका ने कहा। हाँ, सीता ने जवाब दिया, गुरु श्वेतकेतु के गुरुकुल में कुछ साल पहले। राधिका ने आह भरी। सीता ने त्योरी चढ़ाई। क्या कोई समस्या है? खैर, महर्षि विश्वामित्र थोड़े अपरंपरागत है। अपरंपरागत? तुम कहना क्या चाहती हो? खैर, वायुपुत्रों का वहाँ उपस्थित होना जरूरी था। सीता ने अपनी भौं चढ़ाई। मैं ये नहीं जानती थी। विष्णु और महादेव की प्रजातियों को साझेदारी में काम करना होता है। सीता ने ऐसे देखा जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया था। गुरु वशिष्ठ? राधिका मुस्कुराई। अभी प्रशिक्षण नहीं शुरू होने के हिसाब से तुम काफ़ी होशियार हो। सीता कंधे उचकाकर मुस्कुरा दी। राधिका ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा। वायुपुत्र महर्षि विश्वामित्र को न तो पसंद करते हैं, न ही उन पर भरोसा करते हैं। मुझे लगता है उनके अपने कारण होंगे, लेकिन वो खुलकर मलय पुत्र प्रमुख का विरोध नहीं कर सकते। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, वायुपुत्र महर्षि वशिष्ठ का समर्थन करते हैं। क्या तुम मुझे बता रही हो कि गुरु वशिष्ठ के दिमाग में कोई और विष्णु है? राधिका ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की दुश्मनी बहुत पुरानी है और बहुत खतरनाक। सीता उदासी से मुस्कुराई। ऐसा लगता है जैसे दो युद्धरत हाथियों के बीच में त्रोण आ गया है। तो फिर मुझे लगता है कि अगला त्रोण तुम्हारे सामने आने पर तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। सीता ने खेल खेल में राधिका के कंधे पर मारा। तो ये दूसरा त्रोण कौन है? राधिका ने गहरी सांस ली। दरअसल 2 त्रोण हैं। 2? गुरु वशिष्ठ उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या उन्होंने 2 विष्णु बनाने की योजना बनाई है? नहीं, पिताजी को लगता है कि गुरु वशिष्ठ उनमें से किसी एक को चुनेंगे। वो कौन है? अयोध्या के राजकुमार राम और भरत। सीता ने अपनी भौहें उठाई। गुरु वशिष्ठ ने यकीनन अपना निशाना ऊंचा लगाया है, साम्राज्य के परिवार को ही। राधिका मुस्कुराई। दोनों में से बेहतर कौन है?
पिताजी राम को वरीयता देते हैं और तुम किसे वरीयता दोगी? मेरा मत कोई मायने नहीं रखता। सच कहूँ तो पिताजी का मत भी नहीं। वायुपुत्र उसे ही नियुक्त करेंगे जिसे गुरु वशिष्ठ चुनेंगे। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र साथ में काम कर सके? आखिरकार वो दोनों ही भारत के भले के लिए काम कर रहे हैं ना। मैं विष्णु के साथ साझेदारी में काम करना चाहती हूँ जिसे गुरु वशिष्ठ चुने। वो दोनों एक दूसरे के साझेदार क्यों नहीं हो सकते? राधिका ने न में सिर हिलाया। किसी इंसान का उससे बुरा कोई दुश्मन नहीं हो सकता जो कभी उसका घनिष्ठ मित्र रहा हो। सीता सत्य में थी? सच में वो कभी दोस्त थे? महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र बचपन के दोस्त थे, बिल्कुल भाइयों की तरह। कुछ ऐसा हुआ था जिसने उन्हें दुश्मन बना दिया। क्या? इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वे इस बारे में अपने खास साथियों से भी बात नहीं करते। दिलचस्प है। राधिका खामोश रही। सीता ने खिड़की से बाहर देखा और फिर अपनी दोस्त को। तुम गुरु वशिष्ठ के बारे में इतना कैसे जानती हो? तुम जानती हो ना कि हमारे गांव के नज़दीक ही एक गुरुकुल है। वो गुरु वशिष्ठ का गुरुकुल है। वो हमारे किराए पर दिए आश्रम में 4 राजकुमारों को पढ़ाते हैं। क्या मैं आकर राम और भरत से मिल सकती हूँ? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो सच में उतने महान हैं जितना गुरु वशिष्ठ उन्हें सोच रहे हैं। वो अभी बहुत छोटे हैं सीता। राम तुमसे 5 साल छोटे हैं। और मत भूलो कि मलय पुत्र साय की तरह तुम्हारा पीछा करते हैं। वो हर जगह तुम्हारे पीछे जाते हैं। हम उन्हें गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। सीता कुछ सोचते हुए सहमत हो गई। मैं तुम्हें बताती रहूँगी कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिताजी वैसे भी गुरु वशिष्ठ से साफ बात करने वाले हैं। शायद अपनी मदद की पेशकश करें। गुरु वशिष्ठ की मदद मेरे खिलाफ? राधिका मुस्कुराई। पिताजी को भी उसी साझेदारी की उम्मीद है जो तुम्हें है। सीता आगे को झुकी। मैंने तुम्हें वो सब बता दिया जो मुझे पता था। मुझे लगता है कि अब मुझे जानने का हक है तुम्हारे पिता कौन हैं। राधिका कुछ झिझकती हुई जान पड़ी। तुम्हारे पिता न चाहे तो तुम इस बारे में अयोध्या के राजकुमारों को मत बताना, सीता ने कहा। और मुझे लगता है कि उन्हें उम्मीद होगी कि मैं यह सवाल करूँगी। तो अगर वो अपनी पहचान छिपाना चाहते तो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं भेजते। बताओ मुझे वो कौन है? राधिका एक पल रुकी। क्या तुमने देवी मोहिनी का नाम सुना है? तुम सच में पूछ रही हो? सीता ने कहा। उनके बारे में किसने नहीं सुना? वो महान विष्णु थे। राधिका मुस्कुराई। हर कोई उन्हें विष्णु नहीं मानता, लेकिन अधिकांश भारतीय मानते हैं। मैं जानती हूँ कि मलय पुत्र उनका विष्णु के रूप में सम्मान करते हैं। मैं भी करती हूँ और हम भी करते हैं। मेरे पिता देवी मोहिनी की छोड़ी हुई प्रजाति से हैं। हम वाल्मीकि हैं। सीता सीधी होकर बैठ गई। सत्य में? वाह! तभी उन्हें एक दूसरा ख्याल आया। क्या तुम्हारे काका वायु केसरी हनु भैया के पिता हैं? राधिका ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ। सीता मुस्कुराई। तभी तो। राधिका ने उन्हें बीच में टोका। तुम सही सोच रही हो। ये भी एक कारण है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है।